जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा 15 अप्रैल। 15 अप्रैल की हिस्ट्री हम देख लेते हैं कि 15 अप्रैल के दिन क्या घटनाएं घटी हैं। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं आज के दिन घटी हैं, बहुत सारी हिस्ट्री है आज के बारे में, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि आज के दिन सिखों के गुरु यानी कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म, टाइटैनिक का डूबना और भारत में 6 गैर सरकारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण शामिल है आज के इतिहास में। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आज के ही दिन विश्व कला दिवस यानी कि वर्ल्ड आर्ट डे और हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो हमने कितने पॉइंट्स देखे, एक बार मैं फिर से रिवाइज करूंगी कि आज के दिन को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म, टाइटैनिक का डूबना, भारत में 6 गैर सरकारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, विश्व कला दिवस और हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो हमने कुछ 4-5 पॉइंट्स देखे किसके बारे में, आज की हिस्ट्री के बारे में। आई होप आपको ये एक बार अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारी होम साइंस की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज़ जिसमें हम क्लास 6 to 12 तक की पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। और उसमें फ्रेंड्स हमारा क्लास 6 to 9 कंप्लीट हो गया है। हम आ गए हमारे क्लास 10th में। आई होप आपने हमारी उन सारी क्लासेस को देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाके आप सारी क्लासेस को देख के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है फ्रेंड्स। और इतने डिटेल में पढ़ने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक बार इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, कोई भी डाउट ना रह जाए। वो मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम इस क्लास को बहुत ही डिटेल में पढ़ रहे हैं, यानी कि जो हम क्लास 6 to 12 की जो सीरीज़ कर रहे हैं बहुत ही डिटेल में पढ़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे, जो अगर आप वीडियो हमारी कंटिन्यू देखते हैं, कि हम एक भी पॉइंट नहीं छोड़ते। जो इंपॉर्टेंट होता है वो भी पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं होता उसको भी हम कवर करते हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखेंगे ना, तो होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में शेष नहीं रह जाएगा। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए हमारे साथ इसी तरह डिटेल में पढ़ने के लिए। और हाँ, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी फ्रेंड्स शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारी सीरीज़ का लाभ प्राप्त कर सके। तो ये तो हमने देखा हमारी सीरीज़ के बारे में और आज की हिस्ट्री के बारे में कुछ पॉइंट्स देखे फ्रेंड्स। आई होप जितनी भी बातें हमने की आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ कि आज की क्लास में हम करने क्या वाले हैं। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हम करेंगे जल प्रदूषकों का जन स्वास्थ्य पर प्रभाव देखेंगे। बट इसको स्टार्ट करने से पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया है, एक बार हम उसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया था, आप ज़्यादा भी कह सकते हैं, क्योंकि जो भी हमने पढ़ा था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हमने देखा था वायु प्रदूषण के बारे में, वायु प्रदूषण के कारण देखे थे। आप ये देख लीजिए, वायु प्रदूषण के कारण में हमने ये सारे ही पॉइंट्स कवर किए थे। फिर हमने उनमें देखा था वायु प्रदूषकों का प्रतिकूल प्रभाव कैसे पड़ता है, किस पर, मनुष्य पर वायु प्रदूषक का किस तरह प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जंतुओं पर किस प्रकार वायु प्रदूषक का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, पौधों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, अन्य प्रभाव किस प्रकार पड़ता है वायु प्रदूषक का, ये भी हमने पॉइंट्स कवर किया था। और साथ ही साथ फ्रेंड्स हमने देखा था वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के उपाय, यानी कि वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय देखे थे। कि हमने ये तो प्रतिकूल प्रभाव देख लिया, वायु प्रदूषण के कारण देख लिए, वायु प्रदूषण है क्या इसके बारे में हमने देख लिया। अब हमने ये भी देखा था कि ठीक है, सब कुछ तो ठीक है, बट हम वायु प्रदूषण को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, उसको रोक कैसे सकते हैं, उनके हमने कुछ उपाय देखे थे। और साथ ही साथ इन्हीं सारे पॉइंट से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। आई होप आपने इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके इनको सॉल्व भी किया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी है। जो हम पढ़ रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन दे दिए जाते हैं हमें खुद ही अपना इवेल्युएशन करने के लिए। तो ये क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हुए होंगे। और जो हमने लास्ट देखा था जल प्रदूषण के बारे में देखा था, जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है, जिसमें हमने सारे ही पॉइंट्स हमने कवर किए थे। सपोज घरेलू अपमार्जक, घरेलू सीवेज, उद्योगों की अपशिष्ट पदार्थ, ईंधन पदार्थों का जल में मिलना है। और ये देख लीजिए रेडियोधर्मी पदार्थ, वायु प्रदूषण का जल प्रदूषण पर प्रभाव हमने देखा था। 100 विसर्जन हमने देखा था, यानी कि जो बॉडी, जो लोगों की मृत्यु हो जाती है उनका जो 100 होता है वो भी विसर्जित कर दिया जाता है पानी में। तो अभी हमारा क्या है,
प्रदूषण का कारण बनता है। तेल द्वारा समुद्री प्रदूषण हमने देखा था। तो ये सारे ही पॉइंट्स हमने हमारे प्रीवियस क्लास में कवर किया था। आई होप आपने इस वीडियो को देखा होगा। नहीं देखा है तो फ्रेंड्स टेंशन वाली बात नहीं, प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से इस क्लास को देख के आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी प्रीवियस क्लास। अब देखते हैं हमारी आज की क्लास की, हम आज की क्लास में क्या करने वाले हैं। जैसा कि हमने बताया कि आज की क्लास में फ्रेंड्स हम करेंगे जल प्रदूषकों का क्या देखेंगे, हम जन स्वास्थ्य पर प्रभाव देखेंगे। देखते हैं जल प्रदूषकों से होने वाली हानियां तथा जन जीवन पर इससे होने वाले दुष्प्रभाव निम्नलिखित है। नंबर 1, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। जल प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। प्रदूषित जल पीने से मानव अनेक घातक तथा असाध्य बीमारियों का शिकार हो जाता है। प्रदूषित जल से पीलिया, हैजा, हेपेटाइटिस इत्यादि आंत्र बीमारियों के साथ साथ मानव अपंगता का भी शिकार हो सकता है। नंबर 2 है जल में रहने वाले जीवों पर प्रभाव, कि जो जल प्रदूषक होता है उनका जल में रहने वाले जीवों पर भी किस तरह से प्रभाव पड़ता है। देखते हैं जल प्रदूषण का जल में रहने वाले विभिन्न जीवों जैसे मछली, मगरमच्छ, डॉल्फिन, व्हेल, घोंघा इत्यादि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जल में विषैले पदार्थों के मिलने से जलीय जीव एवं वनस्पतियां दोनों नष्ट होने लगते हैं। नंबर 3, पशुओं पर प्रभाव। जल प्रदूषण का पशुओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब पशु नदी, तालाब, दरिया इत्यादि का प्रदूषित जल पीते हैं तो वे गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं तथा कभी कभी इनकी मृत्यु भी हो जाती है। अब नंबर 3 में देख लेते हैं। नंबर 3 हमने देख लिया। नंबर 4 में देखते हैं फ्रेंड्स। नंबर 4 में फसलों पर प्रभाव देखते हैं। प्रदूषित जल का फसलों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रदूषित जल के कारण पौधों में अनेक प्रकार के कीट एवं जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं जो फसलों को नष्ट कर देते हैं। कुछ विषैले पदार्थ फसलों से प्राप्त अनाज, फल व सब्जी के माध्यम से मनुष्य के शरीर तक पहुंच जाते हैं तथा हानि पहुंचाते हैं। नंबर 5 है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर भी प्रभाव पड़ता है। किस तरह से? जल प्रदूषण का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जल प्रदूषण के कारण पर्यावरण में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप वहां पर रहने वाले जीव जंतु मरने अथवा नष्ट होने लगते हैं। इस तरह कुछ जीवों एवं प्रजातियों के अस्तित्व पर भी खतरा उत्पन्न हो जाता तथा पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। अब देख लेते हैं जल पर प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। हमने देख लिए जल प्रदूषकों का जन स्वास्थ्य पर किस तरह प्रभाव पड़ता है। अब जल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय देख लेते हैं कि जल प्रदूषण को हम किस तरह से रोक सकते हैं। नंबर 1, घरेलू अपशिष्टों का शोधन करके। घरेलू अपशिष्टों जिसमें मल मूत्र, अपमार्जक पदार्थ, विषैली दवाएं आदि शामिल होती हैं को बिना शोधित किए नदियों, तालाबों एवं समुद्र में विसर्जित नहीं करना चाहिए। घरेलू अपशिष्टों का वैज्ञानिक तरीके से शोधन करने के पश्चात ही जल में छोड़ा जाना चाहिए। नंबर 2 है कीटनाशक पदार्थों पर नियंत्रण। कृषि एवं वानिकी में ध्यान दीजिएगा, कृषि एवं वानिकी में प्रयोग होने वाले कीटनाशक पदार्थों का नियंत्रित प्रयोग किया जाना चाहिए। कृषि में गोबर खाद जैसी जैविक खादों के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए जिससे पर्यावरण को कम नुकसान हो तथा जल प्रदूषण भी कम हो। नंबर 3 है औद्योगिक अपशिष्टों पर नियंत्रण। उद्योगों एवं कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट एवं रासायनिक पदार्थों को शोधित किए बिना सीधे जल स्रोतों में छोड़ने पर कठोर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसके लिए उचित कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए। नंबर 4 है रेडियोधर्मी पदार्थों के विकिरण से बचाव। परमाणु विस्फोट पर प्रतिबंध लागू किया जाना चाहिए। रेडियोधर्मी पदार्थों के विसर्जन के लिए नई प्रौद्योगिकों का उपयोग किया जाना चाहिए जिससे यह रेडियोधर्मी पदार्थ अन्य पदार्थों के विषाक्त न कर पाए। रेडियोधर्मी पदार्थ के विसर्जन के लिए समुद्र की गहराई सबसे उपयुक्त मानी जाती है। नंबर 5 है अन्य उपाय। इन सब के अतिरिक्त कुछ अन्य उपाय भी अपनाए जा सकते हैं जो निम्नलिखित है। वो कौन कौन से देखते हैं। नंबर 1 है सागर के जल में आणविक परीक्षण पर रोक लगाई जाए। नंबर 2 है मृतक शरीर को जलाने के बाद राख को जल में प्रवाहित न कर भूमि में दबा देना चाहिए। नंबर 3 है नदी, तालाबों, कुओं के जल को शुद्ध करने हेतु प्रभावी उपाय काम में लाने चाहिए। तो ये सारे ही जो हमने पॉइंट्स देखे इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जल प्रदूषण, जल प्रदूषकों का जन स्वास्थ्य पर प्रभाव और जल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। अब देख लेते हैं मृदा
या भूमि प्रदूषण जिसको हम बोलते हैं। वर्तमान समय में जब जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है तो खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी भूमि की उर्वरता बढ़ाने या बनाए रखने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जा रहा है। हम सभी इससे अवगत हैं। फसल की कीटों से सुरक्षा के लिए कीटाणुनाशक, अपतृणनाशी आदि पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। अतः इस कारण मृदा प्रदूषण होता है। प्रदूषित जल एवं वायु भी मृदा को प्रदूषित कर देते हैं। इसके अतिरिक्त वाहित जल, मल, घरेलू अपमार्जक, उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ आदि से भी मृदा प्रदूषण होता है। देखते हैं मृदा प्रदूषण के कारण तथा उनके प्रभाव। नंबर 1 है खनन उद्योगों से निकले तत्व कैडमियम, सीसा, जस्ता, तांबा, निकिल एवं आर्सेनिक इत्यादि के मिश्रण मृदा को प्रदूषित करते हैं। ये हानिकारक तत्व पौधों के माध्यम से खाद्य पदार्थ के रूप में मानव एवं पशुओं के शरीर में पहुंचकर अनेक हानिकारक रोग उत्पन्न करते हैं। नंबर 2 कृषि में प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक खाद, कीटनाशक तथा कवकनाशक भी मृदा को प्रदूषित करते हैं। इन रसायनों के मृदा में लंबे समय तक विद्यमान रहने से भूमि के स्तर में उपस्थित जीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन के स्थितीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये एक वर्ड है, कौन सा? भूमि के कहाँ पे थे फ्रेंड्स हम? कौन सा है ये देखिए, भूमि के सन स्तर, यानी कि भूमि के अंदर जो होते हैं, जमीन के अंदर जो होते हैं तो उनको सन स्तर बोलते हैं। तो उनमें हमने देखा था कि भूमि के अंदर जो उपस्थित जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन के स्थितीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नंबर 3 है लौह इस्पात, प्लास्टिक एवं रबड़ उद्योग संयंत्रों की भट्टियों से निकलने वाले काले, भूरे तथा अधजले पदार्थ जिन्हें फ्लाई ऐश कहा जाता है। जो अधजले पदार्थ होते हैं उनको क्या कहते हैं? फ्लाई ऐश कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मृदा को अत्यधिक प्रदूषित करते हैं। नंबर 4 घरों से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट जैसे सब्जियों के शेष भाग, प्रयुक्त किए गए कोयले की राख, डिब्बे, कागज के टुकड़े, पैकिंग का व्यर्थ सामान, धातु, कांच, प्लास्टिक, चीनी मिट्टी के बर्तन, एल्युमिनियम के टुकड़े इत्यादि कूड़े में परिवर्तित होकर मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। इन कूड़ों के स्थानों पर अनेक रोगवाहक जीव जैसे मच्छर, मक्खी इत्यादि पनपने लगते हैं। ये रोगवाहक मनुष्यों एवं पशुओं में रोग फैलाते हैं। नंबर 5 है नाभिकीय रिएक्टरों एवं परमाणु बम विस्फोटों से उत्सर्जित होने वाले रेडियोधर्मी पदार्थ भी मृदा को प्रदूषित करते हैं। रेडियोधर्मी द्वारा प्रदूषित मृदा के दुष्प्रभाव से पौधे नष्ट हो जाते हैं। ये रेडियोधर्मी पदार्थ मनुष्य तथा जीवों की उपापचयी क्रियाओं को भी नष्ट कर देते हैं तथा उनमें उत्परिवर्तन भी उत्पन्न कर देते हैं। वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड वर्षा जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेती है तथा भूमि पर आकर मृदा को प्रदूषित करती है। तो ये तो हमने कुछ पॉइंट्स देखे किसके बारे में, कि मृदा प्रदूषण के क्या कारण हैं तथा उनके क्या प्रभाव पड़ते हैं। अब देख लेते हैं कि मृदा प्रदूषण को हम किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, उनके बारे में कुछ उपाय देखते हैं। तो मृदा प्रदूषण को किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, जिसमें है नंबर 1 उद्योगों के लिए नियम बनाना चाहिए। जो उद्योग होते हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज होती है, उनके लिए क्या नियम बनाना चाहिए कि वे अपने अपशिष्टों का उचित निपटारण करें, जिससे मृदा प्रदूषण कम से कम हो। नंबर 2 नगर में ठोस अपशिष्टों को निश्चित स्थानों पर एकत्रित किया जाना चाहिए। नंबर 3 कृषि अपशिष्टों को खुले में जलाने की अपेक्षा उनका उपयोग बायोगैस के उपयोग द्वारा ऊर्जा तथा खाद्य के उत्पादन में किया जाना चाहिए। नंबर 4 है परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाई जानी चाहिए तथा परमाणु संयंत्रों को और अधिक सुरक्षित करना चाहिए ताकि रिसाव की घटनाएं ना हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने देखे किसके बारे में, मृदा प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा मृदा प्रदूषण क्या है, मृदा प्रदूषण के कारण क्या है और मृदा प्रदूषण को हम किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। ये सारे ही पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए। प्रदूषित जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है? घरेलू सीपेज जल को प्रदूषित करता है। ये कथन सत्य है या असत्य, आप बताइए। आप बता सकते हैं क्योंकि हमने अभी हमारे प्रीवियस क्लास में ही घरेलू सीपेज के बारे में पढ़ा है। नंबर 3 है प्रदूषित जल एवं वायु मृदा को प्रदूषित करते हैं। ये कथन भी आपका सत्य है या असत्य है, बताइए कमेंट करके। नंबर 4 है फ्लाई ऐश का मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? अभी हमने जस्ट पढ़ा फ्लाई ऐश के बारे में, ये देखिए ऊपर ही है ना। मैं इसीलिए बोलती हूँ फ्रेंड्स कि क्वेश्चन जो भी इसमें दिए रहते हैं ना, इंपॉर्टेंट होते हैं,
बट ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि आप उसको सॉल्व ना कर पाएँ। आप उसको बहुत ही ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन है ही क्या, क्वेश्चन वही तो है जो हम इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। इसीलिए बोलती हूँ, अगर आपको क्लास समझ में नहीं आती, नहीं पढ़ने का मन लगता, बुक तो आप भी फ्रेंड्स पढ़ सकते हैं, मैं भी बुक से ही पढ़ाई आपको करवा रही हूँ, बुक आप भी पढ़ सकते हैं। बट होता क्या है ना कि हम जब बुक लेके बैठते हैं तो हमें बोरियत फील होती है, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लगता। और जब हमें कोई पढ़ाता है तो हमें पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप होता है। और ये जो क्लास हम कर रहे हैं, इसके माध्यम से आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप घर में कोई काम कर रहे हैं, बैठे हैं कहीं भी, एज ए स्टोरी की तरह आप इसको सुनिए, आप देखिए, आपको बहुत इंटरेस्ट डेवलप होगा कि ये एक स्टोरी है। हमने प्रदूषण पढ़ा, हमने 4 तरह के प्रदूषण पढ़े, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सारे प्रदूषण हमने पढ़े। ओह ठीक है, प्रदूषण पढ़ लिया हमने, इनको रोकने के उपाय क्या है, इनके कारण क्या है, ये क्या एक टॉपिक हमने उठाया और टॉपिक को हमने एक स्टोरी की तरह सुन लिया। तो इससे आपको इन सब में आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ कुछ नहीं पढ़ने का मन, वीडियो देखने का मन नहीं करता, इसीलिए बोलती हूँ सुनते रहा करिए, स्टार्ट कर दीजिए, सुनिए क्या प्रॉब्लम है यार, और देख लीजिए क्वेश्चन कितने ईजिली, आपसे मैं बार बार बोलती हूँ कि क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट कब, जब आप क्लास को ध्यान से देखेंगे और उनको स्किप नहीं करेंगे। तो ये तो था, हमने जो है मृदा प्रदूषण के बारे में देखा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण के बारे में हम जानते हैं, ध्वनि प्रदूषण भी एक पर्यावरणीय प्रदूषण माना जाता है और एक अवांछनीय ध्वनि है। ध्यान दीजिएगा, शोर क्या है, एक अवांछनीय ध्वनि है जिसे ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। शोर की तीव्रता, मानवीय श्रवण शक्ति, शारीरिक संतुलन इत्यादि को अस्थायी अथवा अस्थायी रूप से हानि पहुंचाती। किसको बहुत ज़्यादा शोर अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता। इसीलिए तो बोलते हैं कि स्वर क्या है, ये शोर क्या है, एक अवांछनीय ध्वनि है। अब देख लेते, इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि ध्वनि प्रदूषण वायुमंडल में उत्पन्न की गई वह अवांछनीय ध्वनि है जिससे मानवीय स्वास्थ्य एवं श्रवण शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में विज्ञान एवं तकनीकी विकास के कारण भी ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि देखने को मिली है, जैसे विद्युत घंटियां, अलार्म, टेलीफोन की घंटियां, मोबाइल फोन, जेट विमान, परमाणु परीक्षण, कपड़े धोने की मशीन, बस, ट्रक, वायुयान, रॉकेट, विभिन्न प्रकार के युद्धक सामान इत्यादि पर्यावरण में ध्वनि प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। अब ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या देखते हैं, सामान्यतः 80 से 85 डेसिबल से अधिक की ध्वनि को शोर अथवा ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। हमने पढ़ा था ना, ध्वनि को मापने का जो क्या होता है, डेसिबल होता है ना, ध्वनि को मापने की इकाई क्या, तो डेसिबल होती है। तो हमने पढ़ा था कि कितने डेसिबल से अधिक शोर को हम जो है ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो 80 से 85 डेसिबल से अधिक की ध्वनि को हम स्वर अथवा ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब देख लेते हैं नंबर 1, प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारणों के अंतर्गत ज्वालामुखी विस्फोट, बादलों की गर्जन, उल्कापिंडों का गिरना, भूस्खलन, वर्षा का शोर, समुद्री लहरों का शोर इत्यादि को सम्मिलित किया गया। नंबर 2, घरेलू कारण भी है ध्वनि प्रदूषण के, किस तरह से देख लेते हैं। इसके अंतर्गत घर में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों से उत्पन्न हुए शोर को शामिल किया जाता है, जैसे वॉशिंग मशीन है, जब वॉशिंग मशीन चलती है तो उससे भी आवाज़ आती है। वातानुकूलन जो एसी होता है, यंत्र, मिक्सर, ग्राइंडर, कूलर एवं अन्य विद्युत उपकरण आदि। नंबर 3, संचार के उपकरण। संचार के उपकरणों द्वारा भी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। इसके अंतर्गत रेडियो हो गया, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, सायरन इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। ये सारे किसके उपकरण हैं, संचार के उपकरण हैं। नंबर 4, ध्वनि विस्तारक यंत्र। विभिन्न प्रकार के उत्सवों एवं सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है जिससे शोर उत्पन्न होता है। लाउड स्पीकर, बैंड बाजा एवं अन्य विद्युत चलित ध्वनि विस्तारक यंत्र इत्यादि इसके प्रमुख उदाहरण है। नंबर 5, राजनीतिक कारण। विभिन्न प्रकार के राजनीतिक विषय को लेकर आंदोलनों, भाषणों, नारों का दौर चलता है जिससे ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है, यानी कि ध्वनि प्रदूषण का राजनीतिक भी कारण है। नंबर 6, औद्योगिकरण, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन। आधुनिक युग औद्योगिकरण का युग है। इस औद्योगिकरण के दौर में अनेकों कल कारखाने स्थापित किए गए हैं। इन कल कारखानों से उत्पन्न होने वाला शोर बहुत तीव्र होता है जो बहरेपन को बढ़ावा देता है। कपड़ा उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, पत्थर तोड़ने वाली मशीन, आरा मशीनें, जैक हैमर इत्यादि शोर उत्पन्न करने वाले प्रमुख उद्योग हैं। नंबर 7 है कृषिगत कारण। कृषि कार्यों में उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर,
हार्वेस्टर मशीन इत्यादि भी शोर उत्पन्न करते। नंबर 8 है विभिन्न प्रकार के परीक्षण। विभिन्न प्रकार के सुरक्षात्मक उपकरणों के परीक्षण एवं कार्यों के लिए किए जाने वाले विस्फोटों से भी ध्वनि प्रदूषण होता है, जैसे सेना द्वारा अस्त्र शस्त्र का परीक्षण, पत्थर उद्योग के लिए पहाड़ों में विस्फोट, कोयला खदानों में विस्फोट इत्यादि। नंबर 9 है सड़क परिवहनीय कारण। सड़क पर चलने वाले विभिन्न प्रकार के वाहनों तथा उनमें लगे हॉर्न से भी ध्वनि प्रदूषण को बल मिलता है, जैसे बस, ट्रक, कारें, दोपहिया वाहन इत्यादि। नंबर 10 है रेल व वायु परिवहन। रेल परिवहन के कारण भी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। रेलगाड़ी के हॉर्न के फलस्वरूप तेज शोर होता है। इसके अतिरिक्त रेलगाड़ी के लोहे की पटरियों पर चलने के कारण भी शोर होता है। इस प्रकार वायुयानों, हेलीकॉप्टरों एवं जेट विमानों से भी तेज ध्वनि निकलती है, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है। नंबर 11 है रॉकेट एवं प्रक्षेपण यान। रॉकेट को प्रक्षेपित करते समय तेज ध्वनि उत्पन्न होती है। विभिन्न प्रकार की मिसाइलों एवं उपग्रहों को प्रक्षेपण यानों के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाता है। इन प्रक्षेपण यानों से भी तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये तो हमने किसके कारण जाने, ध्वनि प्रदूषण के कारण जाने। अब ध्वनि प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी देख लेते हैं कि ध्वनि प्रदूषण हमने जान लिया, उसके कारण जान लिए, बट ध्वनि प्रदूषण का मानव के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण के मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं, जिसमें है नंबर 1 तीव्र ध्वनि से रक्त वाहिनियों में संकुचन उत्पन्न होता है, जिससे रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है तथा रक्तचाप बढ़ जाता है। 90 से 100 डेसिबल से अधिक तीव्र ध्वनि से हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। ध्यान दीजिए कितने से, 90 से 100 डेसिबल से अधिक तीव्र ध्वनि से हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, दिल का दौरा पड़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए ध्यान दीजिए जब भी आप कहीं शादी पार्टी किसी उत्सव में जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा शोर वाली जगह पर अपने आप को ना रखें। नंबर 2 है लंबी अवधि तक तेज ध्वनि के संपर्क में रहने से कान के आंतरिक भाग को हानि पहुंचती है तथा बहरे होने का खतरा बना रहता है। अत्यधिक तीव्र ध्वनि के निरंतर संपर्क में रहने से अस्थायी रूप से बहरापन उत्पन्न हो सकता है। नंबर 3 है ध्वनि अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी प्रभावित करती है। तेज ध्वनि में एड्रिनल अंतःस्रावी ग्रंथि के प्रभावित होने के कारण ध्यान दीजिएगा एड्रीनेलिन हार्मोन का स्राव शरीर में बढ़ जाता है। किसका? एड्रीनेलिन एक हार्मोन होता है, इसका स्राव शरीर में बढ़ जाता है, जिससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। फलस्वरूप उत्तेजनशीलता बढ़ जाती है तथा शरीर में थकान एवं तनाव उत्पन्न होने लगता है। 120 डेसिबल से अधिक की ध्वनि मस्तिष्क तथा तंत्रिका कोशिकाओं को प्रभावित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की स्मरण शक्ति घट जाती है। इस प्रकार तेज ध्वनि अथवा शोर व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व पर विपरीत प्रभाव डालता है। नंबर 4 है तेज ध्वनि से निद्रा में विघ्न उत्पन्न होता है। सभी को पता है अगर आवाज तेज होगा तो नींद कहाँ से आएगी, जिससे व्यक्ति के व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ जाता है तथा वह मानसिक तनाव से ग्रस्त हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण के फलस्वरूप व्यक्ति में खिन्नता के व्यवहार का विकास होता है। नंबर 5 ध्वनि प्रदूषण से आंखों की पुतलियां फैल जाती है तथा पेशियों में तनाव बढ़ जाता है। नंबर 6 गर्भवती महिला तथा गर्भ में पल रहे शिशुओं के लिए 120 डेसिबल से अधिक तीव्र ध्वनि हानिकारक होती है। अधिक शोर से महिलाओं का स्वास्थ्य चिड़चिड़ा हो जाता है तथा उनका मानसिक तनाव बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रसव काल के दौरान महिलाओं को अधिक पीड़ा होती है। नंबर 7 देख लेते हैं मानव में जठर रसों का स्राव ध्वनि प्रदूषण की वजह से कम हो जाता है, जिससे उदर में प्रभावित होने वाले अन्य पाचक रसों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा उनका स्राव भी कम हो जाता है, जिस कारण व्यक्ति को पैक्टिक अल्सर तथा दमा जैसी खतरनाक बीमारी होने की संभावना रहती है। ध्यान दीजिएगा कौन सा? पैक्टिक अल्सर तथा दमा जैसी बीमारी होने की संभावना रहती है। ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय देख लेते हैं। तो वर्तमान औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के समय में ध्वनि प्रदूषण को पूरी तरह समाप्त किया जाना तो संभव ही नहीं है, फिर भी कुछ उपाय देख लेते हैं। नंबर 1 है आवासीय क्षेत्रों में उच्च ध्वनि वाले लाउड स्पीकरों पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। नंबर 2 है उद्योगों में प्रयुक्त होने वाली मशीनों पर साइलेंसर का प्रयोग करना चाहिए एवं उनका नवीनीकरण करते रहना चाहिए, जिससे ध्वनि प्रदूषण कम हो। नंबर 3 है ध्वनि प्रदूषण के लिए आवश्यक कानून बनाने चाहिए एवं कानूनों का सही तरीके से पालन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार शांति
शांतिपूर्वक वातावरण वाले क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण पर प्रतिबंध होना चाहिए। नंबर 4, वाहन पर साइलेंसर लगाना चाहिए तथा अधिक शोर उत्पन्न करने वाले वाहनों को सड़कों पर चलने से भी रोकना चाहिए। नंबर 5 है, घने वृक्ष अधिक संख्या में लगाए जाने चाहिए जिससे ध्वनि का अवशोषण हो। इसी प्रकार ध्वनि के रास्ते में ऐसे व्यवधानों का उपयोग किया जा सकता है जो ध्वनि को अवशोषित कर ले। नंबर 6, उद्योगों के ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए मानक विधियों का निर्धारण किया जाना चाहिए। नंबर 7, जहां तक संभव हो मकानों को ध्वनि अवरोधक बनाया जाती है। तो हमने देख लिया क्या कि ध्वनि प्रदूषण को हम किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, उनके कुछ हमने उपाय देख लिए। अब पर्यावरण संरक्षण के बारे में देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण क्या है, इसके बारे में हम कुछ देखते हैं। विज्ञान की व्यापक प्रगति एवं नए नए आविष्कार मानव को प्रकृति पर पूर्ण विजय की ओर बढ़ा रहे हैं। मानवीय हस्तक्षेप के कारण जहां एक ओर प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है, वहीं दूसरी ओर तीव्र औद्योगिकरण निरंतर बढ़ता नगरीकरण और जनसंख्या विस्फोट के कारण भी प्राकृतिक पर्यावरण का अवनयन अथवा ह्रास हो रहा है। इसलिए यह आवश्यक है पर्यावरण को संरक्षित किया जाए जिससे वांछनीय विकास का लक्ष्य प्राप्त हो सके। दूसरी ओर पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका सीधा प्रभाव हमारी शारीरिक संरचना, भोजन, आवास, स्वास्थ्य आदि पर पड़ता है। अतः कहा जा सकता है कि पर्यावरण के कारण जितने सबल होंगे, ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण के कारक जितने सबल होंगे मानवीय स्वास्थ्य उतना ही अच्छा होगा। अब देख लेते हैं पर्यावरण संरक्षण के उपाय देख लेते हैं। पर्यावरण का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। पर्यावरण संरक्षण के लिए जन चेतना का होना बहुत आवश्यक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून का आयोजन जागरूकता लाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य निम्नलिखित उपायों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कैसे देख लेते हैं। नंबर 1 है पर्यावरण शिक्षा द्वारा जनता में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई। जैसे इनके पर्यावरण के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना चाहिए, उससे क्या होगा, लोगों के प्रति जागरूकता फैलेगी और पर्यावरण प्रदूषण सुरक्षित होगा। नंबर 2 है सामान्य जनता को पर्यावरण के महत्व, भूमिका तथा प्रभाव आदि से अवगत कराना आवश्यक है। नंबर 3 वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, रियो डी जेनेरो सम्मेलन 1992। ध्यान दीजिएगा। नंबर 4 है गांव, शहर, जिला, प्रदेश, राष्ट्र आदि सभी स्तरों पर पर्यावरण संरक्षण में लोगों को शामिल करना चाहिए। नंबर 5 पर्यावरण अध्ययन से संबंधित विभिन्न सेमिनार, पुनश्चर्या, कार्यगोष्ठियां, दृश्य श्रव्य प्रदर्शनी आदि का आयोजन कराया जा सकता है। नंबर 6 विद्यालय, विश्वविद्यालय स्तर पर पर्यावरण अध्ययन विषय को लागू करना एवं प्रौढ़ शिक्षा में भी पर्यावरण शिक्षा और स्थान देना महत्वपूर्ण उपाय है। नंबर 7 है जन संचार माध्यमों, रेडियो, दूरदर्शन तथा पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। नंबर 8 पर्यावरण से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करना महत्वपूर्ण प्रयास है जैसे इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार, वृक्ष मित्र पुरस्कार, महावृक्ष पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार इत्यादि। अब देख लेते हैं कचरा प्रबंधन के बारे में देख लेते हैं। कचरा वर्तमान में महत्वपूर्ण पर्यावरण समस्या बनता जा रहा है जिसका संबंध नवीन प्रौद्योगिकी से है। नई प्रौद्योगिकी से प्राप्त नवीन उपभोक्ता वस्तुओं जैसे टीवी, फ्रिज, मोबाइल, सीडी आदि ऐसे बेकार होने पर फेंक दिए जाने के कारण कचरे का निर्माण होता है। ई कचरे से निकलने वाले जहरीले तत्व और गैसें मिट्टी व पानी में मिलकर उन्हें बंजर और जहरीला बना देते हैं। पुनः यही तत्व फसलों और जल के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचकर बीमारियों को जन्म देते हैं। कचरा प्रबंधन के स्रोत देख लेते हैं कि उसके सोर्सेज क्या क्या हैं, किस तरह से कचरा का प्रबंधन किया जा सकता है, मैनेजमेंट देखते हैं। नंबर 1 कंप्यूटर, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर एवं कीबोर्ड के अपशिष्ट, संचार यंत्रों जैसे मोबाइल तथा लैंडलाइन फोनों से निकले अपशिष्ट, मनोरंजन के लिए प्रयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे टीवी, डीवीडी तथा सीडी प्लेयर से निकले अपशिष्ट। नंबर 2 घरेलू कार्यों में प्रयोग होने वाले उपकरण जैसे वैक्यूम क्लीनर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन तथा एयर कंडीशनर से निकले अपशिष्ट, श्रव्य एवं दृश्य साधन जैसे वीसीआर तथा म्यूजिक सिस्टम आदि। ये क्या है, हमारा कचरा प्रबंधन के स्रोत हैं। तो ये था हमने फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। गर्भवती महिला के लिए कौन सी ध्वनि हानिकारक होती है, हमने पढ़ा अभी जस्ट ही।
क्वेश्चन 2 है, पर्यावरण को प्रदूषण करने वाले 2 कीटनाशकों के नाम बताइए। नंबर 3 है, 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इन्हीं के साथ हमारी आज की क्लास हम कंप्लीट करते हैं। आई होप जितना भी हमने पढ़ा है ये पर्यावरण से रिलेटेड जो भी हमने कॉन्सेप्ट टॉपिक पढ़े हैं, उनके प्रकार पढ़े हैं, हमने वायु प्रदूषण पढ़ा, जल प्रदूषण पढ़ा, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा। ये सारे ही आपके क्लियर हुए होंगे, हर एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही समझाने की कोशिश की अच्छी तरीके से। अगर फिर भी कुछ छूट जाता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, पूछिए। आपके डाउट लेने का मैं पूरा का पूरा प्रयास करूँगी। तो प्लीज़ रिस्पॉन्स तो कीजिए, क्योंकि रिस्पॉन्स करेंगे तभी मुझे पता लगेगा। हाँ, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं बहुत डिटेल में नहीं कराती, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो कि आपको जहाँ समझाने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर मैं समझाती भी हूँ। तो ये हमारी आज की क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। और हाँ फ्रेंड्स, अभी तक हमारी क्लास जो हो रही थी ना, हम मॉर्निंग टू इवनिंग कर रहे थे, आप सभी जानते हैं। बट अभी मुझे थोड़ा, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि आपको मतलब गैप ना हो, इसीलिए मैं एक टाइम आपकी क्लास अभी ले रही हूँ, जिससे कि आप जुड़े रहें, आपकी क्लास मिस ना हो। इसीलिए अभी हम मॉर्निंग में ही पढ़ेंगे कुछ दिनों के लिए, ज़्यादा नहीं, 10 to 15 डेज़। उसके बाद देन हम फिर अपनी क्लासेस मॉर्निंग टू इवनिंग स्टार्ट करेंगे। बट डेली आपको एक क्लास में प्रोवाइड कराऊंगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यूटी होना चाहिए। मैंने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि आपको ये सीरीज़ करवानी है क्लास 6 से 12 फ्रेंड्स, उसमें मैं गैप नहीं देना चाहती। इसीलिए मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन होने के बावजूद भी मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि ना दो तो एटलीस्ट एक क्लास आपको डेली प्रोवाइड कराई जाए। तो प्लीज़ आप जो है थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं 10 to 15 डेज़ के बाद जब मैं अपने नेटिव प्लेस से पहुंचूंगी जहां मैं रहती हूं, तो वहाँ फिर से आपकी वही क्लासेस जो मॉर्निंग टू इवनिंग होती हैं एज इट इज़ शेड्यूल के अकॉर्डिंग जैसे थी वैसे ही चलेंगी। बट अभी के लिए आपका शेड्यूल यही रहेगा कि अभी हम मॉर्निंग में ही क्लास करेंगे। फिर भी आपको अगर कोई डाउट लगता है, कुछ पूछना है, कहना है, तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरा का पूरा प्रयास करूंगी आपके डाउट लेने का। तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, पॉइंट्स अच्छे लग रहे हो, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, प्लीज़ जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अवश्य जाइएगा। धन्यवाद।